मेरा नाम लियाम ब्रुक्स है। वायोमिंग की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और अंतहीन जंगलों से घिरे एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ। अब मैं 27 साल का हूँ। काम से तो एक फ्रीलांस लेखक और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, पर असलियत में मैं वो आदमी हूँ जो रात के सन्नाटे में अपने कमरे के अंधेरे को टकटकी लगाए देखता है, क्योंकि मुझे पता होता है वहां कोई है। सुनने में पागलपन लगता है ना? पर ये सच है। मैं हमेशा से आत्माओं की मौजूदगी को महसूस कर सकता हूँ। कभी ऐसा होता कि मैं गहरी नींद में होता और अचानक किसी की भारी सांसें मेरे कान के पास सुनाई देती, या फिर खुली हवा में चलते चलते ऐसा लगता जैसे कोई मेरी पीठ पर उंगलियां फिरा रहा हो। मैं इसे समझ नहीं पाता था, और शायद आज भी नहीं समझता, बस महसूस करता हूँ। और ये एहसास कभी कभी मौत जितना ठंडा होता है। लोग कहते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, इसलिए उन्हें चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। शायद ये सही बात है, क्योंकि ये सब मेरे साथ बचपन से हो रहा है। पर जिस घटना ने मेरी जिंदगी डर से भर दी, जो मेरा पीछा पिछले 22 सालों से कर रही है, वो सब शुरू हुआ जब मैं सिर्फ 5 साल का था। ये मेरे माँ बाप के तलाक के कुछ ही समय बाद की बात है। घर बिखर चुका था और हम भी। मेरे डैड ने शायद सोचा होगा कि पहाड़ और लंबी सड़कें उस टूटे हुए घर के शोर को हमसे कुछ दिन दूर रख सकेंगी। इसलिए उन्होंने हम तीनों भाइयों रायन, टायलर और मुझे एक रोड ट्रिप पर ले जाने का फैसला किया। गाड़ी के पिछले शीशे में हमें पीछे छूटता हुआ घर दिखाई देता रहा, और शायद हमारे अंदर का सुकून भी वहीं कहीं छूट गया। डैड कोशिश करते थे खुश दिखने की, रास्ते में गाने चलाते, हंसते, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक खरीदते, लेकिन उनकी आंखों के पीछे थकान और दुख की धुंध किसी छाया की तरह चिपकी रहती। हम घंटों सफर करते, पाइन के पेड़ों के झुंड, पथरीली जमीन और दूर दूर तक फैले वीरान मैदानों को गुजरते देखते। जब थकान हमें ढेर कर देती, डैड वहीं डेरा डाल देते, खुले आसमान के नीचे, जहां सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभार किसी जंगली जानवर की चीख सुनाई देती। पैसे कम थे, तो अधिकांश बार हम ऐसे इलाकों में कैंपिंग करते जहां कोई इंसान न हो और कोई फीस न ले। उस शाम भी ऐसा ही था। हमने बेयर टूथ माउंटेन्स की तलहटी में प्रवेश किया था। जितना आगे जाते, उतनी ही सड़क सुनसान होती जाती। खिड़कियों के बाहर हवा में धूल उड़ती, और दूर कहीं एक बफेलो फार्म दिखाई दिया। भैंसे विशाल, काले और अजनबी आवाजें निकालते हुए मानो हमारी तरफ घूर रहे हो। मुझे उन भैंसों को देखकर अजीब सा लगा। कुछ तो गड़बड़ थी, शायद उनकी आंखों में, या फिर उस रास्ते में जो हमें और गहराई में ले जा रही थी। आखिरकार डैड ने गाड़ी रोकी। चारों तरफ घने पाइन के जंगल, ऊपर एक ऐसा आसमान जो रात के आने से पहले ही काला पड़ने लगा था। हमने टेंट लगाया। डैड ने हॉट डॉग्स सेके। बारबेक्यू की महक हवा में फैल गई। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर थककर टेंट में लेट गए। रात जल्दी उतर आई, बिना चांद की, बिना तारों की, बस अनजाने जानवरों की आवाजों के साथ। मैं उस वक्त 5 साल का था, लेकिन आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, तो उस जंगल का अंधेरा मेरे सामने आ खड़ा होता है, क्योंकि वो सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो किसी की मौजूदगी थी, किसी ऐसी चीज की जो वहां हमारा इंतजार कर रही थी। फिर वो सपना आया। मैं एक अजनबी जंगल में था। दिन का उजाला था, पर सूरज कहीं नहीं दिख रहा था, जैसे रोशनी का कोई अदृश्य स्रोत मुझे जकड़ कर रखे हुए हो। मैं अकेला था, लेकिन कदमों के नीचे दबती मुलायम मिट्टी मुझे बता रही थी कि यहाँ बहुत पहले किसी ने बहुत गहरी नींद ली थी। एक ऐसी नींद जिसमें जागना संभव नहीं। ये जंगल वायोमिंग का नहीं हो सकता था। यहाँ पाइन ट्री नहीं थे, बस लंबे, पतले, सीधे खड़े पेड़, इतने शांत कि उनकी खामोशी सीने पर भारी पड़ रही थी। मैं धीरे से रुक गया। मेरे सामने एक चौड़ा और चपटा पत्थर जमीन में आधा धंसा हुआ था। उसकी सतह सड़ी हुई काई से ढकी थी, मानो समय ने उसे निगलकर भी पूरी तरह उगलने से इनकार कर दिया हो, जैसे वो किसी चीज की या किसी शरीर की कब्र का सिरहाना हो। और तभी मैंने उसे देखा। एक औरत, लंबी, अस्वाभाविक रूप से लंबी। उसकी त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे सदियों पुरानी और किसी ठंडी नदी में भीगी पड़ी हो, बिल्कुल पीली, बिना खून की।
उसके घने गीले काले बाल चेहरे के आगे लटक रहे थे। एक गंदा फटा हुआ सफेद नाइट गाउन उसके शरीर से चिपका हुआ था, जैसे वो बारिश में भीगी हो या किसी झील में डूबकर निकली हो। वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसका पैर जमीन को छू ही नहीं रहा था। वो होंठ हिला रही थी, कुछ बोल रही थी शायद, पर उसके शब्द हवा में आते ही मर जाते थे। आवाज खत्म हो जाती थी, केवल उसके होठों की खामोश हरकत मुझे ताकती रही। मैं छोटा था, डरा हुआ था, फिर भी मैंने पूछ लिया, क्या आप ठीक हैं? ये कहते ही मानो किसी ने उसके अंदर बंद भय का बांध तोड़ दिया हो। उसने चीखना शुरू किया, एक ऐसी चीख जो मनुष्य की नहीं लगती, जिसमें बरसों का दर्द, अनगिनत सिसकियां और अंधेरे का पागलपन एक साथ फट पड़ा हो। उसकी चीख मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे वो मेरी आत्मा में घुसकर कहीं गहरे नाखून गाड़ रही हो। वो हिली नहीं, बस चीखती रही और लगातार उस पत्थर की तरफ इशारा करती रही, जैसे कह रही हो, यहाँ देखो, वो अभी भी यहीं है, उसे बाहर निकालो। मेरी सांसें रुक गईं। मैं पत्थर की ओर देखने की हिम्मत जुटा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था अगर मैंने नीचे देखा तो वहां कोई देख रहा होगा मेरी ओर। और फिर मेरी आंख खुल गई। सांस भारी थी, माथा पसीने से भीगा हुआ। मैं किसी गहरी खाई से बाहर फेंक दिए गए इंसान की तरह हाँफ रहा था। डैड ने मेरे कंधे पकड़कर मुझे जगाया था। सुबह की रोशनी टेंट के कपड़े से छनकर अंदर आ रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा, हे उठो चैंप, बहुत देर हो गई, हमें लकड़ी ढूंढनी है, नाश्ता बनाना है। मैं अब भी आधा सपना देख रहा था, आधा जागा हुआ था। उस चीख की ध्वनि दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। हम तीनों भाई जंगल की ओर भागे, रायन और टायल हंसते हुए, एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन मैं धीरे चला, हर कदम संदेह से भरा हुआ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, पेड़ बदलने लगे। उनकी बनावट अलग, लंबे, सीधे, पतले, ठीक वैसे जैसे मेरे सपने में थे। फिर जमीन, नर्म, ऐसी जैसे किसी ने नीचे धरती नहीं, मांस दबा रखा हो। और फिर मैं रुक गया। मेरी रगें जम गईं, खून जैसे उल्टा बहने लगा। वो वही जगह थी, वही जंगल, वही खालीपन, वही सर्द खामोशी, और वहां मेरे सामने वही काई से ढका चपटा पत्थर। मैंने लार निगली, गले से आवाज तक नहीं निकली। सपना अब सपना नहीं था। उस क्षण ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी ओर घूरना शुरू कर दिया हो, जंगल के हर कोने से। क्या वो यही है? क्या वो अभी भी मुझे देख रही है? क्यों वो मुझे बुला रही थी? मैं पलक झपककर भी पत्थर से नजर हटाने की कोशिश करता, लेकिन लगा जितना ज्यादा मैं हटना चाहता वो उतनी ही गहराई से मुझे खींच रहा था। और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बर्फीली उंगली ने मेरे कंधे को हल्के से छुआ हो। मैं चीखा भी नहीं, बस मुड़ा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। पेड़ों को धक्का देते हुए, जड़ों पर गिरते पड़ते, मैं डैड के पास पहुंचा। मैं कांप रहा था, सांसें टूट चुकी थीं। डैड ने मेरा चेहरा पकड़कर पूछा, लियाम क्या हुआ? तुम ठीक हो? पर मैं क्या बताता, सिर्फ 5 साल का था। शब्द कैसे बताने देते कि मौत जैसी कोई चीज पहले ही मुझे पहचान चुकी थी। मैं चुप रहा, पर अंदर कहीं वो सवाल धड़क रहा था, क्या वो औरत अभी भी वहीं पत्थर के पास मेरा इंतजार कर रही है? वो सपना तब से आज तक मेरे साथ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या वो कोई आत्मा थी जो मुझे कुछ बताना चाहती थी, या फिर वो किसी प्राचीन दर्द में जकड़ी हुई थी, जो उस पत्थर के नीचे अब भी दबी हुई चीख रही है। क्यों उसने मुझसे कभी सीधे कुछ नहीं कहा, और क्यों उसकी चीख हर बार और ज्यादा करीब लगती है? मैंने वर्षों उस जगह की खोज की, किताबों में, पुरानी फाइलों में, लाइब्रेरी के धूल भरे कोनों में, पर उस जंगल के नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं। न कोई फार्म, न कोई कब्र, न कोई इतिहास। मानो वो जगह बस मेरे लिए थी, या फिर वो औरत बस मुझे ढूंढ रही थी। समय बीतता गया, मैं बड़ा हो गया। जिंदगी चलती रही, पर कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। अभी कुछ रात पहले मैं अपने नए फ्लैट में सो रहा था, शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में। यहाँ जंगल नहीं है, पत्थर नहीं, बस कंक्रीट और कांच। रात के 3 बजे के आसपास
मुझे दोबारा वही सपना आया। वो जंगल, वो पत्थर, वो औरत जो इस बार इतनी दूर नहीं खड़ी थी। उसने चीखा नहीं, उसने इशारा भी नहीं किया। वो सीधे मेरे सामने आ गई, इतनी पास कि मैं उसकी सड़ी हुई सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। इस बार उसकी आवाज सुनी मैंने, धीरे धीरे खराश भरी फुसफुसाहट में उसने कहा, तुम मुझे वहां छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बाहर निकालो। मैं चीखते हुए उठा, हाथ कांप रहे थे, दिल जुबान से बाहर निकलने को था। और तभी मेरी नजर मेरे बिस्तर के साथ वाली दीवार पर गई। वहां किसी गंदे भीगे हाथ की उंगलियों के निशान थे, लंबे काले, ठीक वैसे जैसे उसके थे। और उन निशानों के नीचे धीरे धीरे मिटते हुए काई के कुछ कण गिर रहे थे। शहर की ऊंची बिल्डिंग में काई कहां से आएगी? मैं अब समझ चुका हूं, वो सिर्फ जंगल में नहीं थी, वो सिर्फ सपनों में नहीं थी, वो मुझे ढूंढ चुकी है। और अगली बार जब वो आएगी, शायद वो फुसफुसाएगी नहीं, शायद वो इशारा नहीं करेगी, शायद वो मुझे अपने साथ ले जाएगी।